नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और आज का जो टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में इंटर करने के बाद सेकेंड ईयर में प्रवेश लेना चाहते हैं और उन्होंने K2 ग्रुप से फॉर्म भरा है। तो आज की ये वीडियो K2 ग्रुप के स्टूडेंट को समर्पित है। तो बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके करीब 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे यदि आपने इस चैप्टर की सभी क्वेश्चंस को देख लिया, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को देख लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो ये हमेशा प्रतिरोध कहलाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा प्रतिरोध। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का जो कारण होता है उसकी बात की जाए तो सबसे पहले लिखा है प्रतिरोध में अंतर, ताप में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर। हमेशा ध्यान रखना कि यदि चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हमेशा तभी होगी जब इसके टर्मिनल उच्च विभव से निम्न विभव के बीच में हों। इसका मतलब इसके विभव में जो अंतर होता है उस कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और हमेशा पॉजिटिव चार्ज अधिक विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सेकंड का वो होगा राइट, विद्युतीय विभव में अंतर। आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तीसरे की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए गए हैं। तो चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए गए हैं तो कौन सा है? वो है किरचॉफ का नियम। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है किसी विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योगफल होता है। तो किसी विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। होता क्या है कि जैसे एक ये पॉइंट है, इस पर दो यदि आ रही हैं और एक जा रही है, एक आ रही है और 2 जा रही हैं, तो आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो बीजगणितीय योग के आधार पर ये इनका योगफल शून्य होता है। तो ऑप्शन ए राइट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में। चलिए एक और आगे की ओर बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। अब इसमें लिखा हुआ है
इसमें लिखा हुआ है किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो जो लूप नियम है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। तो व्यास के किनारों के बीच जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा ये पूछा है। तो वो 3 ओम होता है। कितना होगा? 3 ओम होगा। तो ऑप्शन ये ध्यान रखना, एक मतलब ये 1/4 हो जाता है इसका। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड में सदन रंग रजत हो तो उसका सदन प्रतिशत कितना होता है? तो वो कितना होता है? 10% होता है। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो चित्र अनुसार कार्बन प्रतिरोध की रंगीन पट्टियां हैं, उनके प्रतिरोध क्या होंगे? तो चित्र के अनुसार ये हमें बताना है। तो इसमें जो कार्बन वाला जो कोडिंग वाला जो टॉपिक है वो यदि किसी ने किसी ने पढ़ा हुआ है तो वो आसानी से सॉल्व कर लेगा, और जो नहीं पढ़ पाया है तो वो सॉल्व नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 470 ओम ±5। तो आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, न्यूमेरिकल है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। अभी इस पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि 2 तार ए तथा बी समान पदार्थों तथा लंबाइयों के बने हैं। ए का व्यास बी के व्यास का दुगना है, तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। तो मतलब व्यास दिया है। तो व्यास जब दिया है तो आपको पता है कि प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो एक मोटा तार होगा और एक पतला तार होगा, तो उसमें भी प्रतिरोध में अंतर पाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ए का प्रतिरोध बी की तुलना में, तो बी की तुलना में 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है किसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है? ये ऐसा क्वेश्चन है कि कई बार पेपर में आया हुआ है। आपके प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में ये पेपर में कई बार आया है, तो इसको तो कभी भूलना नहीं। तो ये लिखा है किसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है? तो वह है विभव मापी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विभव मापी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है धातु के ताप को बढ़ाने से उसका प्रतिरोध। तो हमेशा ध्यान रखना, धातु के ताप को बढ़ाने से उसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है। तो ए ऑप्शन राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक। तो विद्युतीय प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम इंटू मीटर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। कौन सा सही है? धारा अदिश है तथा धारा घनत्व सदिश है। तो ये राइट है।
धारा एक अदिश राशि है, बेशक इसको तीरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। इस वजह से ये धारा जो है हमारी एक अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो आप इसको भी याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 2V विद्युत वाहक बल का सेल जब नगण्य प्रतिरोध के परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। उसके आंतरिक प्रतिरोध ओम में क्या होगा, है ना। तो ओम में पूछा है, तो 14 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0.4 होगा। कितना होगा, 0.4। तो ये जो है आपका स्मॉल आर बराबर, क्योंकि नगण्य प्रतिरोध वाले में जोड़ा है तो कैपिटल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस वजह से V/I या E/I हो जाता है। तो 0.4, 2/5 को क्या लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और नया, एक बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये, और ये कई बार पूछा गया है कि नियत विभवांतर में किसी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर देने से उत्पन्न ताप हो जाता है। तो विभवांतर में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध को आधा कर रहे हैं, तो क्या होगा ताप, तो ताप 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, ताप 2 गुना हो जाता है। तो बी ऑप्शन राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है ये पूछा है। तो उसकी जो शक्ति है वो 6% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाएगी, 6% बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा। तो 17 का जो होगा वो कितना होगा, 2 गुना कर दिया गया है। तो ये प्रतिरोध जो होगा हमारा वो 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 4R हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अब 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में है, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इनके संयोजन से कितना न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो 1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, तो इनके संयोजन से 1/3 ओम का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा और आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो 19 का जो बी ऑप्शन है वो राइट है। E1 R2 प्लस E2 R1/R1 प्लस R2। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, व्हीटस्टोन सेतु से मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु से उच्च तथा निम्न दोनों प्रकार का प्रतिरोध आप नाप सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट व्हीटस्टोन सेतु होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 21 की बात करें तो विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे। मतलब विभवांतर यदि शुद्ध मापने के लिए कहा जाए आपको,
तो आप किसको ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे? तो 21 का होगा 10,000 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो जितने ज़्यादा ओम का प्रतिरोध विभव मापी होता है उसमें विभवांतर की शुद्धता उतनी ही अधिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यदि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हो और उन सेलों से विभव मापी के तार पर संतुलन की लंबाई L1 व L2 हो तो कौन सा नियम ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, E1/E2 बराबर L1/L2। तो ये हमारा राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 की बात करी जाए तो इसमें लिखा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, तो विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है वो विभव मापी द्वारा मापा जाता है। 24 की बात करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापी जाती है। फिर है विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है? तो विद्युत वाहक बल की जो विमा होती है वो ML2I-1T-3। तो यहाँ पर I जो है वो एम्पियर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर ये भी लिखा होता है A, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ML2T-1T-3, तो ऐसा भी लिखा होता है कहीं कहीं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 के बाद। छब्बीस क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है? आधुनिक भौतिकी की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों तथा आयनों की पदार्थ अथवा निर्वात में से होने वाली गति के अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है। तो वह कौन सी विज्ञान कहलाती है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका ज़्यादातर बच्चे गलत कर जाते हैं, लेकिन इसका डी ऑप्शन राइट है, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर इलेक्ट्रॉन को व्यक्त किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो व्यक्त किया जाता है वो -1e0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है डी उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या होती है। तो डी उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या की बात की जाए तो वो कितनी होती है? 10 होती है। फिर 29 की बात करेंगे, 29 की बात करें, तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो उसका क्या अणु भार, परमाणु भार या परमाणु संख्या? तो परमाणु जो भार होता है वो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो 29 का बी राइट ऑप्शन है, परमाणु भार, है ना। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है नाभिक का व्यास लगभग होता है। तो नाभिक का व्यास लगभग होता है 10⁻⁻14। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का होता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का 1/137वां भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए तो प्लांक नियतांक का मान पूछा है। तो
तो प्लैंक नियतांक का मान आपको सभी को रटा हुआ है, कितना है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो बी राइट ऑप्शन है। तो कितना है 6.62 इंटू 10⁻34। इसके बाद 33 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर me⁴/CH3 को कहते हैं। तो 33 को रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, ये याद कर लेना। बार बार मैं तुमसे कहता रहता हूँ कि याद नहीं कर रहे हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 33, और ऐसा कोई पेपर सेट नहीं बना जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता हो, तो ज़रूर याद करें। फिर हाइड्रोजन परमाणु का आयनीकरण विभव होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो आयनीकरण विभव होता है वो कितना होता है, ये पूछा हुआ है। तो वो 13.6 होता है। तो 34 का बी ऑप्शन राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट पेज पे है आपका 35 की बात कर रहे हैं। किसी चालक में आवेश एक स्थान से किसी अन्य स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को कहते हैं। बहुत NCKG वाला क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें। तो एक किसी चालक में आवेश जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो उसको कहते क्या हैं, उसको विद्युत धारा कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध की बात कर रहे हैं। तो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध होता है वो I बराबर होता है NEAVD। और फिर क्वेश्चन नंबर 37, वैसी धारा जिसके मान व दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में परिवर्तित होते रहते हैं वे कहलाती है। तो वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, किसी वस्तु का वह विद्युतीय स्तर जिससे यह ज्ञात होता है कि धारा का प्रवाह जिस तरफ हो रहा होता है वह कहलाता है। जिस तरफ होता है उसे कहलाते हैं, तो उसे विभव कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, वह भौतिक राशि जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है तथा जिसका मात्रक ओम होता है। तो जिसका मात्रक ओम होता है, मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किसका मात्रक ओम होता है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर ठीक है। तो कौन सा है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कमेंट में बॉक्स में आपका चेक करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की। तो किसी चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा चालक की क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, ये पूछा हुआ है। तो वो धारा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, धारा घनत्व, क्योंकि प्रति अनुप्रस्थ परिच्छेद से जो भी धारा गुजरती है वो धारा घनत्व कहलाती है, ना कि धारा कहलाती है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया लगे होंगे, और मैंने पूरी कोशिश की है सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेन करने की। लेकिन फिर भी कोई यदि क्वेश्चन रह गया हो एक्सप्लेन करने में, या फिर आपको कोई डाउट लग रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बिना झिझक के आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हम उसको सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि
इस चैनल के माध्यम से अब आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर बनाई जाएंगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, गुड बाय।